हेलो एवरीवन। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, ये नेट का इशू हो गया था हमारे यहाँ। वाईफाई ऑफ हो गई थी, तो इनके तो लेक्चर्स में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी। हाईली अपोलोजाइज फॉर दिस। बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को जहाँ हमने छोड़ा था। अच्छा, ये हम ग्राउंड्स कवर कर रहे थे। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इस आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली ये थोड़ा बताइएगा मुझे। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉज ऑफ एक्शन। जो भी कब अराइज हुआ, जब उसने जो है कस्टडी देने से इनकार किया और अभी तक चल रहा है, आप ऐसे लिखेंगे। और जितनी बार आपने उनसे पूछा और जितनी बार उन्होंने मना किया, तो आप वो मेंशन करेंगे, भाई इतनी बार हमने पूछा और मना किया है, तब तक चल रहा था और अभी तक कॉज ऑफ एक्शन चल रहा है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन आपको एस्टेब्लिश करनी होती है। आप एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई मैं इस हद में रहता हूँ और ये कोर्ट जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट को है, इस वजह से कोर्ट को ये पावर है कि आप ये एप्लीकेशन सुनिए और जो भी कोर्ट फीस है वो। और उसके बाद जो प्रेयर होगी, प्रेयर क्या मांगे कि भाई एक ऑर्डर निकालें कि भाई एप्लीकेंट जो है हमारा, जो उसकी जो मदर है माइनर्स की, उनको गार्डियन जो अपॉइंट किया जाए। जो भी माइनर्स लिखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी का भी, उनके खुद का भी। और जो प्रॉपर्टी कौन सी, जो पैरा नंबर 8 में मेंशन की हुई है, जो भी पैरा होगा आपके सिचुएशन में। हमने इधर पैरा नंबर 8 में मेंशन की हुई थी, तो इस वजह से हमने पैरा नंबर 8 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर जो है जो कस्टडी है रिस्टोर किया जाए, माइनर्स की कस्टडी किसको दी जाए? एप्लीकेंट को दी जाए। और जो भी खर्चा आए डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट अपोनेंट इधर आप लिखेंगे, अपोनेंट जो है दे किसको? हमारे एप्लीकेंट को। और जो भी रिलीफ देना चाहे कोर्ट, काइंडली मे काइंडली बी प्लीज्ड टू अवार्ड दी जो है एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को जो है वो अवार्ड करे। तो ये हो गई प्रेयर। उसके बाद आप ये वेरिफिकेशन आप लिखेंगे। इसमें वेरिफिकेशन आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करता। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद एक और जरूरी है, ये है लिस्ट ऑफ विटनेसेस। जो भी विटनेसेस होंगे, हमने इधर विटनेस एक दिया हुआ है कि भाई ही सपोर्ट करेगा हमारे वर्जन को, एप्लीकेंट का जो भी वर्जन है, फिर एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा। लिस्ट ऑफ विटनेसेस। उसके बाद ये एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12, ये आपको ड्राफ्ट करनी होती है। ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये इस वजह से हम ड्राफ्ट करते हैं अंडर सेक्शन 12। इसमें क्या है कि भाई, क्योंकि अब वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके खिलाफ हमने केस किया है, अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वो कस्टडी नहीं प्रेजेंट करते उनकी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? काइंडली वेट अ मिनट। अच्छा, प्लेंटिफ एक है। अच्छा, कभी कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, इधर प्लेंटिफ एक है। अच्छा, इधर एप्लीकेंट है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर आप प्लेंटिफ्स लिखेंगे। तो ये पिछली एप्लीकेशन से मैं ड्राफ्ट करता हूँ, तो पिछली में अगर प्लेंटिफ्स लिखा होता है तो फिर वहाँ मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है। बाकी नॉर्मली अगर एक प्लेंटिफ है तो आपको लिखना होगा प्लेंटिफ, अगर एक से ज्यादा है तो फिर इसका प्लूरल होगा। अच्छा, ये हम इस वजह से कहते हैं एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट करते हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ द गार्जियन अवार्ड एक्ट, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिसके पास कस्टडी है वो कोर्ट में उन बच्चों को नहीं लाते। कोर्ट में कस्टडी आएगी तो कोर्ट ट्रांसफर करेगी ना, कोर्ट के पास खुद ही कस्टडी नहीं है तो वो कैसे दे सकती है? तो इस वजह से हम एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट करेंगे कि भाई कोर्ट में उनके बच्चों की कस्टडी लाएं, ताकि कोर्ट डिसाइड करे, जिसको सही लगे फिर उसको कस्टडी दी जाए। तो हम लिखेंगे इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, दिस ऑनरेबल कोर्ट में भी जो है डायरेक्ट करे अपॉन नंबर 2 को कि भाई माइनर्स को प्रोड्यूस करे इस ऑनरेबल कोर्ट में, और ऑर्डर निकाले कि भाई उसकी टेम्पररी कस्टडी किसको दी जाए? एप्लीकेंट को दी जाए। एप्लीकेंट को टेम्पररी कस्टडी दी जाए जब तक ये गार्डियनशिप की एप्लीकेशन चल रही है। जब तक ये डिसाइड हो तब तक एप्लीकेंट को ही कस्टडी दी जाए ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। अब एप्लीकेंट को क्यों दी जाए वो हम फैक्ट्स हमने इधर लिखे हुए हैं। क्यों दी जाए? क्योंकि जो एप्लीकेंट है वो क्या है? रियल मदर है माइनर्स की, इस वजह से वो लीगल इंटाइटल है बीइंग द गार्जियन ऑफ पर्सन जो माइनर्स है उनकी।
अच्छा, ये खदशा है कि उनकी प्रॉपर्टी जो माइनर्स की है वो पुनः नंबर 2 डिस्पोज ऑफ ना कर दे, वो खत्म ना कर दे, या किसी की तरीके से सेल ना कर दे, ऐसे कुछ, या मोर्गेज या ऐसा कुछ कर दे विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, वो कर सकता है। इस चीज का खदशा है हमें, एप्रीहेंशन का मतलब होता है खदशा। तो इस वजह से ये जरूरी है कि इसकी जो टेम्पररी पोजीशन है प्रॉपर्टी की माइनर्स की, वो भी एप्लीकेंट को दी जाए। और ये खदशा है कि जो माइनर्स है उनकी जिंदगी को जो ये वो रैमो करम पे जो रह रहे हैं, पुनः नंबर के 2 पे जो रैमो करम पे रह रहे हैं, और उनके जो वेलफेयर है वो खतरे में है। अब क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इस वजह से जो कोर्ट की नज़र में जो मदर अगर है, तो मदर वो ज़्यादा वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन में आती है। तो इस वजह से हम ये लिख रहे हैं ग्राउंड। अच्छा, क्योंकि ये वैल्यूएबल राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ माइनर इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से अगर ये प्रेजेंट एप्लीकेशन अलो नहीं की गई, तो माइनर्स को ऐसा नुकसान होगा जिसका अजाला नहीं हो सकता। उसके बाद आपका जो एडवोकेट होगा वो साइड सिग्नेचर करेगा, और इस एप्लीकेशन के साथ आप एफिडेविट देंगे। और ये एफिडेविट होगा जो आपको ड्राफ्ट करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मरतबा हमने ड्राफ्ट किया है, तो इस वजह से आप मैं रिपीट नहीं करता। चलते हैं, हम जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा आज का जो टॉपिक है सेकंड लास्ट, वो है अपील्स फ्रॉम द फैमिली कोर्ट। अच्छा, अपील कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 14 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। अच्छा, अपील किस सिचुएशन में हो सकती है? अ डिसीजन गिवन और अ डिग्री पास बाय द फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। फैमिली कोर्ट ने अगर किसी किस्म का डिसीजन दिया हुआ है, तो वो अपील उसकी कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे आप। हाई कोर्ट में तब करेंगे जब जो ट्रायल कोर्ट कौन हो, फैमिली कोर्ट जो हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट हो, या एसी रैंक का कोई जज हो उसकी कोर्ट हो। तो तब आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, वरना आप कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाएंगे। दूसरी सूरतों में एक सूरत ये लिखी हुई है जिसमें आप हाई कोर्ट जाएंगे, बाकी जो भी सूरतें होंगी उन सूरत में आप कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो ये हो गई अपील। तो अपील जो हम ड्राफ्ट करेंगे वो अंडर सेक्शन 14 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 4 के तहत करेंगे। ये हमने एक्ट पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर जब फैमिली मॉड्यूल का था, उसमें हमने इसको डेप में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी। तो चलते हैं हम, आई होप आप ये अपील समझ गए होंगे, हम अपील की ड्राफ्टिंग भी देख लेते हैं। अच्छा, फैमिली कोर्ट ने क्या किया था? अलो किया था सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला, और मेंटेनेंस के जो है जारा को कि भाई 10,000 रुपये मेंटेनेंस इसको दी जाए, और 10,000 रुपये चिल्ड्रेन को दी जाए, 10% इंक्रीमेंट पर एनम। अच्छा, ये मेंटेनेंस जो चिल्ड्रेन की होती है, हम इसमें इंक्रीमेंट इस वजह से मांगते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो टाइम से बड़े होते हैं, तो उनके जो अखराज आते हैं वो भी उनके बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, तो इस वजह से हम ये इंक्रीमेंट देते हैं। 10% नॉर्मली होता है, 15-20% भी मांग लेते हैं अक्सर। बहरहाल हम फैमिली अपील की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, वो कैसे ड्राफ्ट की जाती है। हाँ। अच्छा, ये क्या है? इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज हैदराबाद, फैमिली सूट नंबर। अगर हाई कोर्ट में आप अपील कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, वरना जो फैमिली कोर्ट होगी उसमें जाएंगे। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करती है। तो जो भी कोर्ट होगी उसका टाइटल होगा, सिंपल बात है। उसके बाद टाइटल क्या होंगे? एक होगा अपीलेंट स्लेश डिफेंडेंट, दूसरा होगा रिस्पोंडेंट स्लेश प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जिस केस के खिलाफ हम आ रहे हैं उसके उसका प्लेंटिफ है, और इस एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट है। डिफेंडेंट जिस केस में इसके खिलाफ फैसला आया है उसका डिफेंडेंट, और इसे अपील का क्या है? अपीलेंट है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मकसूद ने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें नोट कराई है। इसने ये नोट कराया कि यहाँ फैमिली सूट के नाम लिखा हुआ है, हालांकि इधर फैमिली अपील लिखा होना। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। यहाँ इधर फैमिली अपील होना चाहिए, क्योंकि मैं जो सूट में से अपील बनाई थी मैंने, तो इस वजह से ये रिमूव करना भूल गया था। थैंक यू सो मच डियर मकसूद फॉर नोटिफाइंग दिस मिस्टेक। एंड मैं इससे पता चलता है कि आप जो है मुझसे ज़्यादा गौर से देख रहे हैं चीज़ों को। वेल एंड गुड, कीप इट अप। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इधर हम अमजद की सारी डिटेल्स देंगे, और जो हमारे प्लेंटिफ होंगे प्रीवियस एप्लीकेशन में जिसके खिलाफ हम अपील करने आए हैं, उनके इधर वो रिस्पोंडेंट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। जजाकल्ला। अच्छा, फिर टाइटल देंगे हम फैमिली अपील अंडर सेक्शन 14 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1614। अच्छा, ये आपको पता है अपील में हम यही लिखते हैं जैसे प्रीवियसली हमने क्रिमिनल अपील सिविल अपील बनाई थी, फैमिली अपील का भी सेम ही फॉर्मेट होता है। हम लिखेंगे कि भाई ये जजमेंट आई थी, इसमें हम इसमें क्या है, क्या डिससेटिस्फाइड है, इस वजह से इनको क्या किया जाए, इनको सेट असाइड किया जाए ऑन दी फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। जो जजमेंट उसने निकाली है, उधर हमने उसका क्रक्स लिखा निकाला हुआ है कि जजमेंट में उसने क्या लिखा हुआ है। 10,000 की उसने मेंटेनेंस जो है वाइफ को टिल पीरियड, और 10,000 की मेंटेनेंस बच्चों को 10% इंक्रीमेंट के साथ। और ये जो हमारा अपीलेंट है वो चाहता है कि इसको सेट असाइड किया जाए ऑन दी फैक्ट्स मेंशन्ड है हेयर इन अंडर। अच्छा, फैक्ट्स क्या है? फिर वो अपनी बताएगा कि भाई ब्रीफ फैक्ट्स बताएगा केस के, ऐसे डायरेक्ट ही ग्राउंड्स पे हम नहीं जाते। आपको पता है अपील में हमें खुद सारे फैक्ट्स देने होते हैं,
और उसके बाद जजमेंट बतानी होती है। जजमेंट के बाद जो है हम आएंगे किस पे, जो है फिर ग्राउंड्स पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पोंडेंट है उनके ग्राउंड्स देंगे कि भाई उसने जो है सूट फाइल किया था, और सूट फाइल में उसने जो भी चीजें बताई थी जो है आप वो लिखेंगे। इस वजह से इधर मैंने जो है ये डॉट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि जो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी एप्लीकेशन आती है और उसके आप अगेंस्ट अपील करते हैं, तो उधर जो भी आपके फैक्ट्स होंगे आप इधर ये मेंशन करेंगे, जो उसकी एप्लीकेशन दी होगी उसने। उसके बाद जो उसकी रिटन स्टेटमेंट होगी, उसने जो रिटन स्टेटमेंट में चीजें लिखी होगी आप इधर वो मेंशन करेंगे, क्योंकि अपील में सारी चीजें बतानी होती हैं कोर्ट को। तो ये एक किस्म की ये रिटन स्टेटमेंट की सारी चीजें भी आपको इधर मेंशन करनी होगी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो भी जो इश्यूज फ्रेम किए हैं वो आपको मेंशन करने, 1 2 3 4 व्हाट्सएवर आप जजमेंट से ये देख कर इधर ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल सा। तो ये आपको फिर इशू फ्रेम करने होते हैं। उसके बाद अगर पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस सुने, कौन से विटनेस ने, 1 2 3 4 जितने भी हैं उनके नाम होंगे वो आप मेंशन करेंगे। और फिर जजमेंट क्या पास हुई है वो आप लिखेंगे, व्हाट द जजमेंट इज पास्ड। क्या है कि भाई लर्न ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट पास की है कि भाई इसकी मैरिज डिसॉल्व की जाए विद रिस्पोंडेंट नंबर 1, और मेंटेनेंस दी जाए 10,000 रुपये जब तक ये इद्दत पीरियड इसका चल रहा है। उसके बाद बच्चों की मेंटेनेंस दी जाए जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, सारा कुछ जब तक वो अटेंड नहीं करते एज ऑफ मेजॉरिटी, और इंक्रीमेंट 10% है उस मेंटेनेंस का। तो ये जजमेंट आ गई। अब इस जजमेंट से हमारा जो अपीलेंट है वो डिससेटिस्फाइड है और एग्रीव्ड है, तो इस वजह से वो चाहता है कि इस जजमेंट को क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए ऑन दी फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ग्राउंड कौन से हैं कि भाई ये जो लर्न ट्रायल कोर्ट है उसने जो है गलत तरीके से जजमेंट जो है और डिग्री पास की है, जो राइट ऑफ अपीलेंट को वायलेट करती है, इस वजह से वो लाइबल है टू बी सेट असाइड, और ये कानून की नज़र में भी सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, ये मसला और क्या है कि लर्न ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, उसने क्या किया है, सिर्फ क्या किया है कि लेकुनाज हैं, क्यों इस जजमेंट में बहुत से लेकुनाज हैं, बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन हैं जजमेंट एंड डिक्री में, लिहाजा ऐसी जजमेंट डिक्री को क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए। अब मसले कौन से हैं वो हमने इधर नीचे बताए कि भाई ये जो जजमेंट है ये लर्न ट्रायल कोर्ट ने कानून और फैक्ट्स को देखे बिना ही पास कर दिया है कि भाई फैक्ट्स क्या है केस के और कानून क्या कहता है, वो उसने ऑब्जर्व ही नहीं किए, ऐसे ही जो है जजमेंट सुना दिए। मसला ये आए, मसला इधर क्या है कि हम मसला अक्सर मेंटेनेंस में यही देते हैं कि भाई मैं इतना गरीब बंदा हूँ और इसने ज्यादा मेंटेनेंस लगा दी है, लिहाजा ये जजमेंट सेट असाइड की जाए। तो इधर वही हम ग्राउंड देंगे कि भाई लर्न ट्रायल कोर्ट ने ये जो एविडेंसेस जो अपीलेंट साइड ने जो दिए हैं वो कंसीडर करना ही भूल गई या कंसीडर करने से ही फेल रह गई, और ऐसे ही जजमेंट पास कर दी सिर्फ रिस्पोंडेंट के एविडेंस को जो है कंसीडर करके। लिहाजा ये क्या है, आइडियल टर्म पार्टम नो वन शुड बी रिमेंड अनहर्ड, वो इस नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल की क्या है, वायलेशन है। तो वो भी आप ग्राउंड बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ ने जो है फैक्ट्स भी गलत बताए ऑनरेबल कोर्ट को कि भाई ये जो है ट्रीटमेंट से और फिजिकल वायलेंस इसके साथ किया गया था, हालांकि ऐसा किसी किस्म का वर्जन नहीं है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये बताया कि भाई एज पर एक्चुअल फैक्ट्स रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड अपीलेंट के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ जिसपे रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने घर छोड़कर चली गई, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 को साथ लेकर, रिस्पोंडेंट नंबर 2 3 जो माइनर बच्चे हैं, बिना किसी परमिशन के वो जो है घर छोड़कर चली गई, और उसके बाद उसने जो है मसले इंटीमेशन के बाद, मतलब कि मसला हल करने की कोशिश करने के बाद फिर भी वो राजी नहीं हुई। और अगर वो ऐसे घर छोड़कर चली जाती है तो वो मेंटेनेंस का किसी किस्म के रिलीफ की इंटाइटलमेंट नहीं है, लीगल इंटाइटल नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब बीवी घर छोड़कर चली जाती है रुस्वा होकर बिना किसी मसले के बाद छोटी सी चीज पे, तो फिर वो डिसोबीडेंट बन जाती है। वंस शी जो है डिसोबीडेंट हो गई फिर वो इंटाइटल नहीं होती मेंटेनेंस को। तो इस वजह से ये चाहता है कि भाई उसको मेंटेनेंस नहीं की दी जाए क्योंकि वो डिसोबीडेंट हो गई है, हालांकि छोटा झगड़ा था फिर वो ऐसे ही चली गई है। अच्छा, ये जो इसने रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने बताया है कि भाई एफर्ट्स किए गए थे जो है कंसिलिएशन मतलब झगड़े को खत्म करने के लिए, हालांकि ये किसी किस्म का सच नहीं है। एज पर एक्चुअल फैक्ट्स जो है ये अपीलेंट ही था जो चाहता था कि भाई मसला हल हो। वो बहुत मर्तबा उनके घर गया कि भाई मसले को हल किया जाए, लेकिन वो राजी नहीं थी मसले को हल करने के लिए। तो ये आप जो अगर आपका क्लाइंट चाहता है ऐसे ग्राउंड्स बनाए तो आप वो बनाएंगे। आपका मसला आपको चाहिए कि भाई आपको क्या है कि जजमेंट के खिलाफ आप अपील कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ों को आपको जवाब देना होगा। यहाँ तो आप एडमिट करें या डिनाई करें, तो हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इधर हम तकरीबन ये होता है हम डिनाई करते हैं इस पर जो इंस्ट्रक्शंस बाय आवर क्लाइंट, क्योंकि केस एक बार हो जाता है तो फिर किसी किस्म की हम रियायत नहीं करते। जो क्लाइंट होता है वो रियायत करने को भी नहीं बोलता, वो ये कहता है कि भाई मतलब कि जितना हो सके उनकी सारी चीज़ों को डिनाई करो। फिर बातों के तो सबूत नहीं होते, इस चीज के तो सबूत नहीं होगा कि भाई मैं इसके घर गया था या वो मेरे घर आई थी।
वो अपने बना रही है ग्राउंड में, अपने ग्राउंड्स बना रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ ये पूरी कोशिश होती है कि भाई ऐसे ग्राउंड्स बनाए कि जो वाइफ की मेंटेनेंस है उसको जो है एग्जेम्प्ट किया जाए। उसको हम डिसोबीडियंस जाहिर करेंगे कोर्ट में, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, ये लर्न ट्रायल कोर्ट ने जो जुडिशियस माइंड यूज करने नहीं किया, फेल हो गई, इतनी बड़ी जो है मेंटेनेंस दी है इन द फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट एंड अगेंस्ट द अपीलेंट। कोर्ट ने ये फैक्ट कंसीडर करना भूल गए कि भाई जो अपीलेंट की जो मंथली इनकम है वो 30,000 है, और इसमें से 10,000 वो बच्चों को दे, 10,000 वो अपनी बीवी को दे, तो 10,000 उसको बचेंगे, तो 10,000 से वो क्या करेगा। तो ये कानून की एक किस्म की जो है खिलाफ वर्जी है, ये कंसीडर करना जरूरी था। लिहाजा रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो घर छोड़ा है, उसने अपनी मर्जी से छोड़ा है, इस वजह से उसकी मेंटेनेंस किसी किस्म का उसका हक नहीं है। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, मैंने उसको नहीं निकाला। और ये अगर अपील अलो नहीं की गई, तो फिर जो जजमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं की गई, तो अपीलेंट को ऐसा नुकसान होगा जिसका अदाला नहीं हो सकता। और ऐसी सूरत में जो हमारी जजमेंट है उसको क्या किया जाए, सेटिस्फाइड किया जाए, क्योंकि वो कानून की नज़र में सस्टेनेबल, वो सही नहीं है, इट इज़ बेड इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये हो गई ग्राउंड्स जो हम अपील में बनाएंगे, जो हमारी फैमिली अपील होगी। और भी अगर आपके सिचुएशन में आपकी केस में कोई ऐसे आ जाते हैं ग्राउंड्स, तो वो भी आप जो मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया फैमिली अपील के ग्राउंड्स। उसके बाद फैमिली अपील के साथ आप एफिडेविट भी बनाएंगे। तो एफिडेविट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मरतबा इसको जो है ड्राफ्ट किया है। तो ये हो गई फैमिली अपील। तो आई होप कि आप ये फैमिली अपील भी समझ गए होंगे कि हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो आगे हम चलेंगे, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है। ये इसका सेम फॉर्मेट होता है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, सेम एज सिविल। जैसे हमने सिविल में जो फाइल जो किया था, ड्राफ्ट किया था, वैसे ही जो है इसको जो है ड्राफ्ट करेंगे। फॉर्मेट सेम होगा। तो अगर किसी को ये चाहिए कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, तो सिविल मॉड्यूल में हमने ये कवर किया है। तो फॉर्मेट दोनों का सेम है, तो इस वजह से हम इसको रिपीट नहीं करते। आगे चलते हैं। गार्डियनशिप अपील भी हम चीजें पढ़ेंगे इनकी। अब ड्राफ्टिंग इनकी भी सेम है, जैसे हमने ये फैमिली जो है अपील ड्राफ्ट की है, वैसे ही गार्डियनशिप अपील ड्राफ्ट होगी। आप फैक्ट्स बताएंगे, इश्यूज बताएंगे, फिर पीडब्ल्यू कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस ने कोई बात की है वो बताएंगे, उसके बाद जजमेंट बताएंगे कि भाई ये जजमेंट है और इस जजमेंट से हम डिससेटिस्फाइड हैं और ये हमारे ग्राउंड्स हैं, और एफिडेविट होगा। तो गार्डियनशिप की अपील भी वैसे ही होगी, वो सिर्फ सेक्शन उसमें आप 47 लिखेंगे। गार्जियन इन वार्ड एक्ट का जो सेक्शन है 47, वो लिखेंगे। 47 में कौन सी जो है जिनकी अपील हो सकती है, अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। अच्छा, अपील हाई कोर्ट में होगी, कौन से आर्डर के खिलाफ अपील होगी, वो सेक्शन 47 में लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 7 में अगर कोई आर्डर निकाला है, अच्छा सेक्शन 7 में कौन सा आर्डर है, गार्डियन को अपॉइंट करना या डिक्लेयर करना, अगर ऐसा कोई आर्डर निकाला है तो उसकी अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की कोई आर्डर निकाला है जिसमें एप्लीकेशन को रिटर्न किया गया है, तो उसकी भी अपील हो सकती है। सेक्शन 25 में जो है उसने आर्डर मेकिंग और रिफ्यूजिंग टू मेक एन आर्डर फॉर रिटर्न ऑफ द वार टू द कस्टडी और गार्डियन, अगर उसने जो ऐसा आर्डर निकाला है कि भाई इसकी कस्टडी इसको गार्डियन को दी जाए, या उससे आर्डर को जो है आर्डर को निकालने से रिफ्यूज किया है सेक्शन 25 के अंडर, तो वो सेक्शन 25 के अंदर जो आर्डर निकाला है उसकी अपील भी हो सकती है। सेक्शन 26 के अंदर जो उसने आर्डर निकाला है उसकी भी अपील हो सकती है। और भी बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं सेक्शन 47 में, तो वो भी सारी चीजों की जो अपील होगी वो अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, और उसको हम बोलेंगे गार्डियनशिप अपील। ये 3 4 चीजें सेक्शन 47 आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें हमने आपको इधर बताई हैं। तो इन चीजों के जो है हम क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। वो कौन सी कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, और क्या नाम होगा उसका, गार्डियनशिप अपील। हमने गार्डियनशिप रिसेंटली पढ़ी। गार्डियनशिप एप्लीकेशन अगर उसमें किसी किस्म की जजमेंट आ जाती है, तो उसकी जो जजमेंट आ गई है ट्रायल कोर्ट ने दी, अगर अपील करना चाहें तो आप अपील भी कर सकते हैं सेक्शन 47 में। टाइटल दे के बिस्मिल्लाह करके फैक्ट्स देंगे, इश्यूज बनाएंगे, इश्यूज फ्रेम जो उसने किए होंगे जजमेंट में, और जजमेंट जो भी आई होगी वो बनाएंगे, डिससेटिस्फाई होंगे उससे, फिर जो है अपने ग्राउंड्स देंगे, जो भी आप ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं। तो ये था हमारा फैमिली मॉड्यूल। जो हमने जो भी चीज़ें मेंशन की थी वो हमने सारी कवर कर दी हैं। एक चीज़ रह रही थी, जुडिशल सेपरेशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान, तो वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन करते हैं हमारे कोर्स का। अच्छा, इधर भी सेम चीज है, जो स्पाउस है उसमें से कोई भी जो है डिग्री ले सकता है जुडिशियल सेपरेशन का। अच्छा, नो स्क्रीन एंड वॉइस प्रॉब्लम, मकसूद कह रहा है कि भाई वॉइस नहीं आ रही और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। तो काइंडली कोई और भी बता दें कि किसी और के साथ भी यही मसला है। अच्छा, वो तो फेल कह रहा है कि क्लियर है। तो शायद मकसूद आपके साथ मसला हो, क्योंकि मेरे करीब जो मोबाइल पड़ी है, उधर हर चीज़ क्लियर आ रही है। तो शायद आपके पास नेट का इशू होगा। 12 रिकॉर्ड लेक्चर्स में देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।
तो इधर में जो ये जुडिशियल सेपरेशन जो हिंदूज में है उसमें से भी कोई भी एक आके कहे कि भाई मेरी जो है जुडिशियल सेपरेशन कराना चाहता हूँ या करानी चाहती हूँ, तो वो करा सकती है। स्पाउस का दोनों आ जाते हैं, स्पाउस में हस्बैंड भी आ जाता है और उसके साथ साथ वाइफ भी। ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें दोनों आ जाते हैं। बहरहाल सिंध में क्या है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, सिंध हिंदूज मैरिज अमेंडमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 11 में हम एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके तहत जो है सॉरी हो सकती है एप्लीकेशन नहीं हो, मतलब हो सकती है एप्लीकेशन भी देते हैं कि भाई जुडिशियल सेपरेशन हमारी करा ली जाए। जैसे हमने उधर सूट फॉर डिसोल्यूशन दिया था फर्स्ट फैमिली मॉड्यूल की फर्स्ट क्लास में, हमने जैसे सूट फॉर डिसोल्यूशन दिया था, इधर आप लिखेंगे सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 11, फिर वो ही फॉर्मेट होगा सेम इट इज जो हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ फैमिली मॉड्यूल में कवर किया था। और इस्लामाबाद और दूसरे प्रोविंस के लिए जो है क्या है, ए, हिंदू मैरिज एक्ट है 2017 का, उसका जो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि भाई टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, टर्मिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज उधर लिखा हुआ है, दोनों में इधर भी लिखा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज, उस सेक्शन का टाइटल यही है। उसके तहत आप एप्लीकेशन लिखेंगे और जो है हिंदूज की जो है आप एक किस्म की खुला तो नहीं कह सकते क्योंकि वो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, बारह जुडिशियल सेपरेशन हो सकती है। तो ये था हमारा क्रिमिनल सिविल एंड फैमिली मॉड्यूल ऑफ आवर लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉ एक्स लुमिनरीज। 8 वीक्स का था लेकिन 8 वीक्स से बढ़ गया है क्योंकि बीच में हमने छुट्टियां भी की थी, 14 अगस्त की आ गई, फिर जो मोहर्रम आ गया था, तो इस वजह से ये 2 हफ्ते ज्यादा हो गया है। 14 सितंबर हो गई है, तो 10 दिन ज्यादा हो गए। बहरहाल हमने पूरी कोशिश की कि ये 8 वीक्स में कवर हो, लेकिन 10 दिन ज्यादा बढ़ गए, फिर भी हमने सारी चीजें कवर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा कोर्स, तो इसका हम करते हैं इख्तिताम। अच्छा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अहेड। उससे पहले हम आपको ज़रूरी चीज़ें बता देते हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो हमने कहा है। तो सर्टिफिकेट के लिए हम फॉर्म शेयर करेंगे, कल तक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगा। एक हमारा नॉर्मल सर्टिफिकेट लीगल ड्राफ्टिंग का होगा जो जो हमारे सारे मेंबर्स को दिया जाएगा, लीगल ड्राफ्टिंग का जो हमारा सर्टिफिकेट होगा। दूसरा होगा हमारा बेस्ट लीगल ड्राफ्टर का सर्टिफिकेट, तो वो जो है सबको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी परफॉर्मेंस 10-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, तो उनको ये सर्टिफिकेट हम देंगे सिर्फ। तो वो भी सर्टिफिकेट होगा लेकिन वो कुछ टाइम के बाद मिलेगा आपको, ये एक हफ्ते के बाद आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, 1 वीक के अंदर। अपकमिंग जो हमारा संडे है तब तक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, नदीम ने कहा है कि भाई कंफर्म करें कि भाई ऐसे 15 जनवरी तक होगी। अच्छा, अगर 4 महीने, आज कौन सी तारीख है, 14 सितंबर है, तो सितंबर, तो 15 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ नदीम, हमने भी यही बात की थी कि भाई 4 मंथ्स आप तक असेस होगी, तो जनवरी की 15 तारीख तक आपको ये असेस होगी लेक्चर्स की, उसके बाद असेस आपकी चली जाएगी। तो आपके पास बहुत ही टाइम है। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच नदीम। तो तब तक आपके पास अच्छे से, इससे आप नोट्स बना लें, सारी चीज़ें कवर कर लें, बहुत ही टाइम है आपके पास, 4 महीनों का टाइम है, 4 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स में तो हमने कोर्स कवर कर लिया। तो अगर आप 1 महीने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर भी हमने आपको 4 मंथ्स दिए हुए हैं, तो आराम से सारी चीज़ों को कवर कीजिएगा। तो ये हमारा लेक्चर है। अच्छा, इसमें जो हमने दूसरा सर्टिफिकेट की बात की है, वो भी जो है 2 हफ्तों में आपको मिल जाएगा, वो हम आपको 1 वीक में, ये आपको 2 वीक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये हम अपलोड करेंगे फेसबुक पे, बाकी ये आपको पर्सनली शेयर किया जाएगा। तो ये था हमारा जो है लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स, और कोई सवाल हो तो काइंडली पूछिएगा। अच्छा, ये मुस्तकिम ने कहा है कि सर कुछ असाइनमेंट्स रन थियूं, थोड़ा टाइम ॾिजो, मां 3-4 डेज़ में जमा कराईंदुसि रिमेनिंग असाइनमेंट। चलिए ठीकु आहे मुस्तकिम, तव्हांखे असां एक्स्ट्रा टाइम ॾियूं पिया, छाकाणि त तव्हां प्रीवियसली असाइनमेंट्स इलाही जमा करायूं आहिनि, त इन करे असां तव्हांखे टाइम ॾियूं पिया एक्स्ट्रा। ऐं काइंडली थोरो जल्दी कराइजो सबमिट, छाकाणि त 1 वीक जे अंदरि सर्टिफिकेट मिलंदो। सर्टिफिकेट खां बाद असां इहो बैच क्लोज़ कंदासीं, पोइ असांजी अपकमिंग 4th बैच आहे, त फिर असां ओॾे हलिया वेंदासीं, ओॾे सॼो असांजो ध्यानु हूंदो। थैंक यू सो मच वक्त फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच मुस्तकिम, इंशाल्लाह तव्हां ज़रूरु सबमिट कराईंदा। तो अच्छा, एक रिक्वेस्ट है तव्हांखे, त असांजी जेको उर्दू तो सिंधी तो ॻाल्हायां, कुछ उर्दू स्पीकिंग भी हूंदा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपको
कि हमारी फोर्थ बैच जो है हमने अनाउंस की है, तो उसका हम जो है आपके साथ प्रॉस्पेक्टस शेयर करते हैं, तो काइंडली अपने जो भी आपके लीगल फ्रेंड्स हैं, लीगल सर्कल में जो भी आते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस हमारे कोर्स से फायदा उठा सके। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है कोर्स, तो आप जरूर शेयर करें अपने जो है दोस्तों अजीजों के साथ जो लॉ से रिलेटेड हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच खालिद अमीर फॉर नोटिफाइंग दिस। तो लास्ट हमारी जो असाइनमेंट्स जिसकी भी रिमेनिंग है, वो हम इधर बता देते हैं। जो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट कराने की, आज जो है सैटरडे है, तो अपकमिंग संडे को हम सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। तो अपकमिंग जो हमारा सैटरडे होगा, 7 डेज हैं आपके पास, जो भी आपकी जो है रिमेनिंग असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करा दें अपकमिंग सैटरडे। तो वो जो भी तारीख होगी वो हम ज्यादा में एक मैसेज कर देंगे ग्रुप में। तो उस तक आपके पास है कि आप जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स अगर आप जो है देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने बहुत ही रिलीफ दिया हुआ है, तो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से अपकमिंग सैटरडे इज द लास्ट डे। अच्छा, टेस्ट इंशाल्लाह हम संडे को वो शेयर कर देंगे गूगल फॉर्म। जैसे क्रिमिनल मॉड्यूल की टेस्ट हुई थी, तो सिविल और फैमिली की भी वैसे ही टेस्ट होगी। तो वो संडे को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी, और 24 आवर्स होंगे आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए। तो इंशाल्लाह टुमारो शैल बी शेयर्ड। अच्छा, ये मकसूद ने कहा है कि सर मुझे अच्छा लगा, मैंने एफबी पे देखा, न्यू बैच का दोस्तों के साथ शेयर किए, कुछ दोस्त एग्री हुए हैं, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दो के। अच्छा, ये दो के इज वेरी रीजनेबल एंड वेरी अफोर्डेबल। आप दूसरी देख लें प्लेटफॉर्म्स, वो इससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं आपको, 5-5, 8-8 हजार जो है चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। हम फिर भी जो है रिजनेबल चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी। वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक है इकोनॉमी के रिलेटेड। उसमें उसका राइटर, उसका नाम करंटली मुझे जहन में नहीं आ रहा, उसने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो हम वही फॉलो करते हैं बस, इस वजह से आप रीजनेबल फीस है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी देख लें और फिजिकली भी देख लें, फिजिकली इन इन कोर्सेज को 8 हजार 10 हजार चार्ज कर रहे हैं। तो हम बहुत ही रीजनेबल फीस चार्ज चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, क्रिमिनल, सिविल और फैमिली। तो मेरे हिसाब से तो ये रीजनेबल है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर क्लास का स्टूडेंट हमारे पास आ सके, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास। तो इस वजह से हमने बहुत ही रीजनेबल फीस रखी है। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मकसूद। तो हम फिर भी जो है कोशिश करते हैं कंसेशन की, लेकिन क्योंकि ये हमारा टीम डिसीजन होता है, तो इस वजह से हम यही जो है फीस रखते हैं। अच्छा, और किसी को सवाल है तो काइंडली पूछें, वरना हम जो है इस को जो है क्लास को कंक्लूड करते हैं। एग्जैक्टली, खालिद अमीर ने सही बताया है। एडम स्मिथ, मुझे अभी याद है, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग इट। एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। इकोनॉमी में अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं कमीशन में या इकोनॉमिक्स, तो ये जरूर पढ़ेगा। यहाँ तो लॉ में भी इकोनॉमिक्स है हमारे यहाँ सिंधु यूनिवर्सिटी में। तो हमने ये पढ़ा था बुक, हालांकि ये बुक तो नहीं था उधर, हमने नोट्स से जारी कर ली, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आप देख रहे हैं करंटली, जो आप देख रहे हैं चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, तो चाइना ने भी इसके इस बुक में से बहुत से ऐसे डॉक्ट्राइन हैं, ऐसे रूल्स हैं जो चाइना फॉलो करता है इस बुक के, वेल्थ ऑफ नेशंस के। तो देखें कि एक बड़ा कंट्री सुपर पावर है, अमेरिका के बाद वो सुपर पावर वो है, और रियल मीनिंग में देखी जाए तो इस वक्त जो है चाइना सुपर पावर है। अभी देखें सऊदी और ईरान का मसला भी चाइना ने खत्म किया, हालांकि अमेरिका इतनी टाइम से कोशिश कर रहा था। तो वो इतना बड़ा जो मुल्क है, वो इस बुक की चीजें फॉलो कर रहा है, तो जरूर इस बुक में भी चीजें लिखी होंगी।
Thank you so much, Mustaqim, for your kind words. He said, I would like to extend my heartfelt thanks for our guidance, your guidance and mentorship during our legal drafting course. I have learned an incredible amount from the fundamentals to the noise of drafting. Your teaching style made complex concepts easier to understand, allowed us to engage in practical exercises. Thank you so much. Your kind words have really encouraged me and driven our excellence to the, driven our commitment to the excellence. जजाकल्ला, फी अमानिल्लाह। चलते हैं, हम इसको इख्तिताम करते हैं इस लीगल ड्राफ्टिंग की थर्ड बैच का। जजाकल्ला।